अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और कहानी की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। किस्त नंबर 4। तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, मुझसे मांगते, मैं इनकार कर देता तो फिर मेरी तरफ से तुम डाके मारते। ये सब गैर मतवक्का नहीं था। उसे अंदाज़ा था कि घर पहुंचकर उसे क्या कुछ सुनना है। वो अंदर दाखिल होने से पहले ही खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका था। मुझे ज़रूरत होती तो मैं ज़रूर मांग लेता, जो सच है वो बता दिया। अब आप जिस अंदाज में सोचें, मैं किसी के ख्यालात तो नहीं बदल सकता। वासिफ ने तमीज़ के दायरे में रहते हुए मगर सपाट और जज्बात से आरी लहजे में जवाब दिया। कमरे से बाहर आती सारा अपनी जगह रुक गई थी। दर हकीकत उन्हें चक्कर आना शुरू हो गए थे। गलती से नीले को पीला कहने पर क़यामत बर्पा हो जाती थी। ये तो अच्छा खासा नुकसान था। अब तो जो ना हो कम है। इस मौका पर उन्हें क्या करना होगा, अब वो बस इतना ही सोच पा रही थी। वासिफ की राह तकती माँ के तो आहटों पर कान लगे हुए थे। वो लाउंज और जीने के दरमियान सांस रोके खड़ी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, यूं जैसे वो दिल का पसलियों से टकराना महसूस कर रही थी। 60,000 में ईमान बेच दिया। साबित कर रहे हो कि किस बाप के बेटे हो। सालार साहब ने तिल मिलाकर तंज किया था। अब जैसा भी था, आप मान तो रहे हैं कि वो मेरा बाप था, बेनामो निशान तो नहीं हूँ। वासिफ ने खोलते खून से उबलती भाप को नादीदा हाथ रखकर फैलने से रोका, मगर जवाब तो दे दिया था। सालार साहब तो गुस्से से नाच नाच गए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नहीं की चोरी, कोई फ्रॉड नहीं किया, बस बकरे नहीं आए, मगर आपके पैसे सेव्ड हैं, पैसों का गम ना करें। सारा हैरत की इंतहा पर आगे बढ़ आई थी, जबकि सामने आना नहीं चाहती थी। शमसा ने ऊपर दीवार थाम ली। महफूज हैं। सालार साहब का खौफनाक गज़ब शदीद हैरत में मुंतकिल हो गया था। बल्कि हौंक ही होकर रह गए थे। गैज़ो गज़ब ही नुकसान की वजह से उबल रहा था। कुछ पैसे मेरी सेविंग है, वो आपको अभी दे देता हूँ, बाकी का 2-3 दिन में इंतज़ाम करके दे देता हूँ। आप रिलैक्स करें मामू। वो इतना पुरसकून नज़र आ रहा था कि सारा को 100% यकीन हो चला कि 60,000 का नुकसान सालार साहब का नहीं, वासिफ का हुआ है। सालार, इसके साथ क्या कुछ नया हुआ है? सारा दोनों के दरमियान आकर खड़ी हो गई। ऊपर शमसा ने अब खुलकर सांस ली। इस शहर में तो लोग चलते फिरते अपने घर के दरवाजे पर लुट जाते हैं। वो सालार साहब का सॉफ्टवेयर झाड़ने पहुंचने लगी। सारा के एतमादो अंदाज और हकीकत बयानी ने सालार साहब को भी फ़ौरन जामे में डाल दिया था, मगर अना का सवाल था। फ़ौरन तो कायल होकर मैदान नहीं छोड़ना था। मेरी दोनों जेबों में कट लगे हैं। मामी का हमेशा की तरह साथ देने का अमल वासिफ के लिए बाइस तक़वियत और लहजे में मज़ीद एतमाद की तवानाई का सबब बन रहा था। आप जाकर अपना काम करें सारा बेगम, आप एक कम ज़र्फ़ पर अपनी एनर्जी ज़ाया करती हैं। कट लगाना कोई मुश्किल काम है भला? टके का ब्लेड ख़रीद लो, हज़ारों कट लगा लो। सालार, आप ज़्यादती कर रहे हैं। सारा ने खून के घूंट पीते वासिफ को एक नज़र देखा। ये इसी घर में पल बढ़ कर जवान हुआ है, कभी एक बिस्किट भी बगैर इजाज़त के नहीं उठाया। आप खामोश हो जाएं। औरतों की जज्बातियत और हमाकतों की वजह से छोटे चोर एक दिन बड़े डाकू बन जाते हैं। वो बोले। सुल्ताना डाकू ने बचपन में एक अंडा चोरी किया था और माँ ने पकाकर खिला दिया था। अब शमसा से मज़ीद ज़ब्त ना हो सका। तड़प कर दौड़ती हुई जीना उतरकर नीचे आ गई थी। भाई, इतने बड़े डाकू की मिसाल ना दें। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, एक पाई फालतू खर्च नहीं करता, खाना घर आकर खाता है। आजकल के ज़माने में इस उम्र के लड़के जगह जगह पिज़्ज़ा और बर्गर खाते नज़र आते हैं। ये कहकर शमसा फूट फूट कर रोने लगी। वासिफ, ऊपर जाओ। सारा ने खफकी से सालार साहब की तरफ देखते हुए हुक्मिया अंदाज में कहा। मामी, मैं पैसे दे दूँगा। मैं कह रही हूँ तुम जाओ अपने कमरे में। अब सारा ने गोया डांटा था। वासिफ खामोशी से जीने की तरफ बढ़ गया था। मेरा बेटा ऐसा नहीं है भाई, मैं जानती हूँ, आखिर उसकी माँ हूँ। शमसा बिलक रही थी। इसीलिए तो एतबार नहीं कि तुम उसकी माँ हो। ये कहकर वो रुके नहीं। सारा ने आगे बढ़कर ज़मीन में गड़ती हुई शमसा के शाने पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला और जाने का इशारा किया। फरी घर में नहीं है भाभी? शमसा ने सहमे सहमे अंदाज में इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। जिम गई हुई है। सारा को उलझन थी कि इस मौका पर शमसा फरी को क्यों पूछ रही है। प्लीज़ भाभी, अब फरी को कुछ नहीं बताइएगा, वो वासिफ को बहुत तंग करेगी। मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं भीड़ों के छत्ते में हाथ दूंगी। उन्होंने मोहब्बत से शमसा की कमर पर हल्का सा धप रसीद किया। शमसा ने तशक्कुराना सारा की तरफ देखा था। इसे कहते हैं दिल पर लेना। गुस्से और बेबसी के आंसू अर्शिला की आंखों से बह रहे थे। जैन भी अब बिल्कुल खामोश था, गोया उसके भी 14 तबक रोशन हो चुके थे। अस्पताल पहुंचे उन्हें आधा घंटा हुआ था। हार्ट अटैक तशखीस हुआ था और शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल ने उन्हें अब दूसरे अस्पताल जो हार्ट के मरीज़ों के लिए ही था भिजवा दिया था। चीज़ें ज़िंदा इंसानों के लिए होती हैं। मैं पता नहीं कितनी मरतबा मरते मरते बची हूँ।
15 साल पहले मर गई होती तो इन सब चीज़ों का कौन मालिक होता? फिर मम्मी क्या करती? अर्शिला मुसलसल अपने बहते आंसुओं को साफ कर रही थी। मॉम डोंट वरी, नानो ठीक हो जाएंगी। इस जगह सिर्फ हार्ट पेशेंट ही आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ज़हन को माँ के आंसू बहुत अजियत दे रहे थे। उसने बहुत मोहब्बत से माँ को अपने बाजू के घेरे में लिया हुआ था, लेकिन ठीक होने के बाद उनका कितना ख्याल रखना पड़ेगा। अर्शिला ने ज़हन की तरफ देखा। अश्क-बार आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, किसी क्रिस्टल की तरह, जैसे क्रिस्टल की एहतियात से झाड़ पोंछ की जाती है। माय गॉड, 70+ में भी नहीं मरना चाहते लोग। ठीक ठाक एज होती है। आई विश थोड़ा सा जीऊँ, मगर मज़े से जीऊँ। ज़हन के नाजुक एसाब के लिए ये सूरत हाल ऐसी थी गोया कोई मुसलसल उसके सर पर हथौड़े से ज़रब लगा रहा हो। शम्सा सोफ़ा कम बेड पर करवट से लेटी तकिए में मुँह दिए बिलक बिलक कर रो रही थी। या अल्लाह, कब ख़त्म होगी मेरी सज़ा? बार बार थरथराते लबों से यही अल्फाज निकल रहे थे। वासिफ ऊपर आते ही बेड पर आड़ा तिरछा गिर गया था। चंद सेकंड साकत रहने के बाद उसे ख्याल आया कि उसे तो बहुत प्यास लग रही थी और वो पानी पीना ही भूल गया। उसने पट से बंद आंखें खोल दी और झटके से उठ बैठा। जिसका ऐसा बादशाह सलामत जैसा मामू हो, वो तो सांस लेना भी भूल सकता है। वो इतना ज़्यादा बेजारो उकताया हुआ था कि पाँव में स्लीपर डालना भी पहाड़ की चोटी सर करने जैसा लगा। नंगे पाँव ही डिस्पेंसर की तरफ बढ़ा, जो किचन से बाहर ही लगा था। शीशे की तरह चमकते दमकते ऑफ वाइट टाइलों वाले फर्श पर पाँव धरते ही यूँ महसूस हुआ था गोया सुलगते दिमाग के शरारे यकदम सर्द हो गए। अपनी सोच, अपनी ज़रूरत के तहत वो सीधा डिस्पेंसर तक गया। गिलास में पानी भरते हुए उसकी नज़र शम्सा पर पड़ी। डिस्पेंसर पर रखी बोतल से 2-3 मरतबा गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली तो शम्सा ने करवट बदल कर गोया चौंक कर देखा था। माँ बेटे की नज़रों का टकराव हुआ। भीगी आंखें, भीगे गाल। वासिफ ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली और वहीं स्टूल पर बैठकर एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। फिर दूसरा भरा और अब सांस ले लेकर पीने लगा। शम्सा ने घबराकर दोबारा दीवार की तरफ रुख करके करवट ले ली थी और चोरी चोरी अपने अश्क पोंछने लगी। वासिफ ने गिलास अपनी जगह पर रख दिया और चंद सेकंड सोचती नज़रों से माँ की तरफ देखा। बस कर दे माँ, जब से होश आया है यही सीन देख रहा हूँ। कोई और जॉब ढूंढ लें। बहुत सारे मामलात में मामू का एहसान मानता हूँ, वरना ऐसा सबक सिखाता कि लग पता जाता। शुक्र है तुम एहसान तो मानते हो। तुम फिक्र ना करो, मैं भाई को पैसे दे दूँगी। शम्सा की आवाज़ पस्त आंसुओं में भीगी हुई थी। जिसने पॉकेट मारी है वो जालिम है और मैं जुल्म के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। मुझे होम ट्यूशन मिल रही है, फ़ीस ऑलरेडी एडवांस ले रहा हूँ, कुछ सेविंग है, तुम्हारे अपने ज़रूरी खर्चे भी। आप मेरे खर्चों की फ़िक्र ना करें। वासिफ ने बात काट दी और आगे बढ़ा। कैसी मुफ्त की ज़िल्लत उठाई है। शम्सा खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। जब से पैदा हुआ हूँ मुफ्त की ही उठा रहा हूँ। वासिफ ने कमरे में दाखिल होते हुए बरजस्ता कहा था। साथ ही फ़ौरन दरवाज़ा बंद हो गया था। शम्सा अज़ियत के उस इंतहाई जायके से फिर फैज़याब हुई जो अब उनकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका था। अब वो इस काटदार अज़ियत से निढाल नहीं हुई थी। एक रोज़ नमाज के बाद दुआ मांगते हुए उन पर मुनकशिफ हुआ था कि इस शदीद अज़ियत के एहसास ने उन्हें उस अजीम हस्ती से इतना मजबूती से बांध रखा है कि उनकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। एक नादीदा जहां में उनकी दुआओं ने हलचल मचाई हुई है। ये दुआएं सबब व इल्लत के मराहल से गुजर रही थीं। एक दिन ज़रूर समर आवर होंगी। इस हकीकत की तवानाई उन्हें थकने नहीं देती। टूटू, आई एम आल्सो पेशेंट, प्लीज़ हेल्प मी। अर्शिला बड़ी बेबसी से अपनी स्कूल फ़ेलो, कॉलेज फ़ेलो, बचपन की पड़ोसन तमसाज हमराज तहनीत उर्फ टूटू की तरफ देख रही थी। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को। आंखों से आंसू यूँ गिर रहे थे गोया दरिया का पुश्ता टूट गया हो। तुम हमेशा से ही बहुत कम हिम्मत हो, बर्डन लेते ही ढेर हो जाती हो। तुमसे ज़्यादा तो आंटी स्ट्रांग है। तुम्हारी इसी कमज़ोरी की वजह से कुछ लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो बोली। तुम जानती हो तुम्हारे साबका शोहर की तरह, तुम अच्छी तरह जानती हो। टूटू ने झाड़ झपाट ज़रूरी की, मगर साथ ही अर्शिला को गले से लगाकर थपकने लगी। दोनों अस्पताल के लॉन में एक शेड के नीचे खड़ी थीं, क्योंकि अंदर समीना की ओपन हार्ट सर्जरी के मराहल शुरू हो चुके थे। टूटू ये खबर सुनकर ही गिरती पड़ती पहुंची थी। डोंट वरी, ये तो अब नॉर्मल सी बात हो गई है। कभी ओपन हार्ट सर्जरी का नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। अच्छा है, पता चल गया, कुछ दिनों में सेट हो जाएंगी। टूटू मर्दानावार काम करने वाली औरत थी। इस बला का एतमाद के मर्द घबराते थे। अर्शिला को तो उससे बहुत ढारस मिलती थी। वो तो अर्शिला को इतनी अजीज़ थी कि समीना को अपनी गुमशुदा हीरे की अंगूठी इतनी अजीज़ ना होगी। टूटू बज़ाहिर एक अल्ट्रा मॉडर्न, दौलतमंद, मजबूत शख्सियत की मालिक थी, जिसमें उसका कोई कसूर ना था। दादा ने जर्मन औरत से शादी की थी, उस वक्त जब जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम था और जर्मन बाशिंदे इस सानहे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बहुत हसास, नरम, मस्बत तर्ज़ फ़िक्र, हमदर्द, फलाह इंसानियत के लिए नियत करने वाले बन चुके थे।
دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں، ذلت آمیز بدترین شکست کے بعد بے شمار وہ لوگ سامنے آئے جن کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا تھا، خون کے رشتوں سے محروم ہو چکے تھے۔ ایک فرشتوں کی طرح اجلی سوچ رکھنے والی اینا ایئرپورٹ کاؤنٹر پر ملی اور دادا کو بھا گئی۔ محبت شادی پر منتج ہوئی۔ 11 سالوں میں 6 بچے پیدا ہوئے کیونکہ اینا بہت سارے بچوں کی ماں بننا چاہتی تھی، اور شاید یہ جنگ میں خاندان کھونے کا نفسیاتی رد عمل تھا۔ ٹوٹو کے تایا، چچا اور اکلوتی پھپھو تاحال جرمنی میں مقیم تھے، مگر اس کے باپ نے اپنے باپ کے الٹ ایک پاکستانی لڑکی سے محبت کی، پھر اسی سے شادی کی اور مستقل ٹھکانہ پاکستان کو بنایا۔ 2 تہذیبوں کی پروردہ ٹوٹو اپنی دادی کی طرح نرم خو، خود اعتماد اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھنے والی تھی، اور ایک بین الاقوامی بہترین ساکھ رکھنے والی NGO سے وابستہ تھی۔ دولت کمانے کی اسے فکر نہیں تھی۔ باپ اور ماں دونوں طرف سے مالی لحاظ سے سیراب تھی۔ اپنی زندگی خدمت خلق کے کاموں میں استعمال کر رہی تھی، خصوصی طور پر وہ غریب یا سفید پوش لوگ جو گردے تبدیل کرنے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے اور جگر کی سنجیدہ بیماریاں، ہارٹ سرجری وغیرہ کے مریضوں کی وہ مکمل ذمہ داری لے لیتی۔ سمینہ کو ٹوٹو سے ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کبھی بڑی رقم ڈونیشن کے نام پر لینے نہ آ جائے۔ ہر مہینے بینکوں سے اسٹیٹمنٹ وصول کرتی تھی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مبادہ ارشیلا نے ٹوٹو کو کوئی بڑا چیک نہ دے دیا ہو۔ سمینہ کی اس عمر میں مجبوری تھی بیٹی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تو رکھنا ہی تھا۔ ارشیلا عزیز دوست کے گلے لگی آنسو بہاتی رہی اور ٹوٹو نے اسے آنسو بہانے سے نہیں روکا۔ تمہیں رونے کا بہت شوق ہے، آج تم ٹھیک سے رو لو، مگر آئندہ میں تمہیں رونے کے لیے اپنا کندھا ہرگز نہیں دوں گی۔ اندر ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی لگی رہو۔ ارشیلا نے ہڑبڑا کر خود کو ٹوٹو سے الگ کر لیا اور شرمندہ انداز میں بیگ سے ٹیشو نکال کر چہرہ صاف کرنے لگی۔ جب وہ تمہیں چھوڑ گیا تھا ان دنوں جرمنی میں تھی میں، ورنہ ایک مرتبہ ایسی طبیعت صاف کرتی کہ ساری زندگی لائف انجوائے نہ کر پاتا۔ ایلین کی طرح میری آواز اس کا پیچھا کرتی۔ تم کیسے شور ہو کہ وہ لائف انجوائے کر رہا ہوگا؟ ارشیلا نے آنکھوں کو ٹیشو سے تقریباً رگڑ ڈالا۔ تم سے تو جان اسی لیے چھڑائی تھی نا کہ اپنی دولت خود انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ چھوڑو، تم اس وقت اسے کیوں یاد کر رہی ہو؟ وہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اسے یاد کیا جائے۔ ارشیلا نے نظریں چرا کر ٹوٹو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی اور مین گیٹ سے آتی کاروں کو خواہ گھورنے لگی، جیسے کسی کی آمد کا شدت سے انتظار ہو۔ ٹوٹو نے اپنی مخروطی خوبصورت انگلیوں سے ارشیلا کے کاندھوں پر گویا پیانو بجانے کی کوشش کی۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ یاد کرتے نہیں ہیں، یاد آتی ہے۔ ہیرو لک کا 3rd کلاس بندہ، سب کچھ کہہ کر خود ہی برا سا منہ بھی بنا لیا، مگر ارشیلا اب مسلسل یہ موضوع نظر انداز کر رہی تھی۔ ابھی ایک بہت زبردست آئیڈیا آیا ہے۔ ارشیلا نے چمکتی آنکھوں سے ٹوٹو کی طرف دیکھا۔ گڈ۔ ٹوٹو نے بڑے الگ انداز سے اپنے سر کے اوپر محیط شیڈ کی طرف دیکھا۔ تم نے کبھی اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی۔ میں تمہارے کسی آئیڈیا پر غور نہیں کرتی۔ نہ کرو، مگر میں سوچ رہی ہوں ممی کے پاس جا کر ان کے کان میں بولتے ہیں، ممی آپ کی ڈائمنڈ رنگ مل گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں۔ ٹوٹو نے حیرت کی انتہا پر ارشیلا کی طرف دیکھا، جیسے اس کی ذہنی صحت پر شک ہو رہا ہو۔ تم اپنا یہ آئیڈیا YouTube پر ڈال دو، لاکھوں ویوز ملیں گے اور آدھے قبرستان خالی ہو جائیں گے، مردے واپس گھروں کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے ہی بے شمار لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ معصومیت سے پٹر تکتی قدرے شرمندہ ارشیلا کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر کے ٹوٹو اندر کی طرف چلی۔ خود کو تو سنبھالا نہیں جاتا، ایک بچہ بھی پکڑ لیا۔ مجھے تو سچی میں زین کی بہت فکر رہتی ہے۔ ٹوٹو بہت مخلصانہ انداز میں اور اب مکمل سنجیدگی سے بات کر رہی تھی، اس لیے کہ عالمگیر انسانیت اس کے خون کی وراثت تھی۔ رشتہ تو بہت اچھا ہے سالار، مگر فری ابھی A لیول کر رہی ہے، عمر بھی کم ہے، پھر اتنی دور کا معاملہ ہے، اسے تو بے سوچے سمجھے بول پڑنے کی عادت ہے۔ میرا خیال ہے آپ سوری کر لیں۔ سارا بہت محتاط انداز میں سوچ کر بات کر رہی تھی۔ احتیاط اس وجہ سے تھی کہ بمشکل تو سالار صاحب نے اپنے خراب موڈ پر قابو پایا تھا۔ نعیم تو آج رات ہمارے گھر ہمارے ساتھ ڈنر کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ قیوم صاحب کی کال آ گئی، بہت پریشان تھے۔ میں گھر چلا گیا ان سے ملنے کے، چلو 2 بول تسلی کے ہی بول دوں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے بکروں کا کام بتا دیا، وہ اتنے زیادہ ٹینس ہیں کہ بندہ ان کے کسی کام سے معذرت بھی نہیں کر سکتا۔ سالار صاحب نے اپنی اسمارٹ صحت مند خدمت گزار بیوی کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا، مگر قیوم صاحب کی مسز تو اسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور وہ خود گھر پر، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ان کی مسز کو قیوم صاحب کی ساس اٹینڈ کر رہی ہیں، 1 ہفتے سے وہی تھے مسز کے ساتھ۔ سالار صاحب نے بیوی کی بات درمیان میں کاٹ کر فوراً ہی جواب دے دیا تھا۔ اوہ، سارا کی حیرت کا خاتمہ گہری سانس پر ہوا۔ پھر آپ نے نعیم بھائی کو منع کر دیا ہوگا۔ سارا واپس اصل موضوع کی طرف پلٹ آئیں۔ ہاں، میں نے فون کر کے ساری سچویشن اسے بتا دی تھی، مگر کل کے لیے تیاری کر لینا۔
कल रात ना सारा ने रिमोट उठाकर एसी की कूलिंग कम की। सालार साहब को तो रूम चिल करके सोने की आदत थी और सारा को गर्मी कम सर्दी ज़्यादा लगती थी। 12 महीने ब्लैंकेट इस्तेमाल करती थी। सालार साहब ने टूं की आवाज़ पर एसी की तरफ देखा कि सारा ने कितना कम किया है। हाँ ज़ाहिर है वर्किंग डे है, हम घर पर ही डिनर कर सकते हैं। सालार साहब सारा के जवाब के बाद कदरे सुस्त पड़ गए थे। सारा के अंदाज में किसी किस्म की गर्मजोशी नहीं थी, बजाय खुश होने के उल्टा सोचों में उलझी नज़र आ रही थी। मैं उनको फ़ौरन इनकार नहीं करूँगा सारा, बल्कि उसे कुछ वक्त देने के लिए कहूँगा। उन्हें इतना शानदार रिश्ता ठुकराना हज़म नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, अगर नईम भाई जल्दी में नहीं है तो उन्हें सोचने के लिए टाइम देना चाहिए, सारा ने बरजस्ता अंदाज में कहा। कल आ रहा है ना, तुम खुद उसके सामने ये सब कह देना। मगर ये फैक्ट है, इतने अच्छे प्रपोज़ल किस्मत से ही आते हैं। बड़ी फैमिली में तो फरी का गुजारा बहुत मुश्किल है। लोग सासों से बहुत घबराते हैं, वहाँ सास ही नहीं है। सालार साहब ने अपनी तरफ का लैंप ऑफ करते हुए कहा। मरियम भी एक प्रपोज़ल लेकर आई थी। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। मरियम की तरफ से बेफिक्र रहो, मैं उसे सीरियस नहीं लेता। सालार साहब ने रत्ती बराबर दिलचस्पी जाहिर नहीं की। क्या मतलब, पागल है वो? सारा बुरा मान गई। भाई सीधी सी बात है, जब तक फरी की शादी नहीं हो जाती मरियम तुम्हें रिश्ते बताती रहेगी। मैं तो एक मरतबा उसे मशवरा दे चुका हूँ कि तुम मैरिज ब्यूरो चलाने के लिए 100% परफेक्ट हो। सालार साहब ने करवट लेकर सारा का बाजू आहिस्ता से दबाया, गोया उनको तसल्ली दी कि वो लाइट मोड में बात कर रहे हैं। सारा इसलिए एहतियात कर रही थी कि खुदा खुदा करके डिनर से पहले सारी भड़ास निकाल कर फारिग हुए हैं। कोई ऐसी बात ना हो जाए कि फिर कुछ याद आ जाए और मूड ख़राब हो जाए। हाँ मगर फरी ने खाला को साफ साफ कह दिया है कि आइंदा मेरे लिए किसी तनख्वाहदार का प्रपोज़ल ना लाएं। मुझे बिजनेसमैन से शादी करनी है, वरना करनी ही नहीं। अच्छा, सालार साहब के अंदाज में ताज्जुब भी था और बेटी के ख्यालात से लुत्फ़अंदोज़ होने का तासुर भी। इसका मतलब है नईम के बेटे का प्रपोज़ल तो वो आराम से कबूल कर लेगी। उनकी नींद दबे पांव वापस जाने लगी। अंदाज में तवानाई और जोश था। खुदा के लिए सालार, फरी की शादी अभी सीरियस ना लें। मैं माँ हूँ, मेरी बात को संजीदगी से लें। फरी फ़िलहाल प्रैक्टिकल लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकती। वो फैंटेसी से बाहर नहीं आ रही, पहले उसका माइंड बनाना पड़ेगा। शादी कोई बारात वलीमे का नाम नहीं है। नईम का बेटा भी तो कंफर्ट्स के साथ पला बढ़ा है। ऐशो आराम में पलने वाले बच्चे बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। सिर्फ शादी करना ही थोड़ी होती है, शादी चलाना भी होती है। माई गॉड, यानी तुम बताना चाह रही हो कि फरी में कोई सलाहियत नहीं है। तनख्वाहदार से वो शादी नहीं करेगी। बिज़नेस क्लास का बच्चा उसे सूट नहीं करता। फिर बस अब कोई बात ना करना। सालार साहब झंझला गए। मेरी बेटी बाप के घर में है तो हमें नखरे दिखाती है, शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद बहुत सी बातें समझ जाएगी। आखिरी अल्फाज सालार साहब ने बड़बड़ाहट के अंदाज में अदा किए। वही हुआ जिसका डर था। सालार साहब का मूड ख़राब हो चुका था। अब दोनों मुखालिफ सिमतों में रुख किए सोने की कोशिश कर रहे थे। वासिफ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे से यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो सो चुका है या जाग रहा है। उसकी राइटिंग कंप्यूटर टेबल पर लैंप इस तरह रखा हुआ था कि जब वो ऑन करके टेबल पर अपना काम करता था तो रोशनी दरवाजे तक नहीं आती थी। वो सोफ़ा कम बेड पर, जो वो ज़्यादातर बतौर बेड ही इस्तेमाल करती थी क्योंकि ये रास्ता फितरी तौर पर हवा की गुजरगाह था। अक्सर नॉर्मल मौसम में तो वो फ़ैन ही नहीं चलाती थी। चित लेटी छत की आराइश पर नज़र जमाए हुए थी, गोया आज पहली बार छत का जायज़ा ले रही हों। छत के डिज़ाइन में नीली रोशनी का कमाल था जो किनारों से फूट रही थी, मगर रोशनी का मार्क्स पोशीदा था। नीली रोशनी से उनके एहसास को बहुत तक़वियत पहुंच रही थी और वो बहुत सुकून से जमा पूंजी का हिसाब कर रही थी, जिसमें से 60,000 निकाल कर भाई का नुकसान पूरा करना था। ये तो उन्होंने ठान लिया था कि भाई को किसी भी ज़रिए से रकम पहुँचाएँगी। 60,000 की वजह से अपने बेटे को 60 लाख ज़ख्म नहीं लगवाएंगी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि लाउंज के भारी भरकम बंद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। अव्वल वो अपना वहम समझी और वाल क्लॉक पर वक्त देखा। रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। इतनी रात को कौन आएगा? उन्होंने करवट लेकर सोने की नीयत की, मगर अब दस्तक बहुत वाज़े थी। वो वहम समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वो एक झटके से उठ बैठी। एक नज़र वासिफ के बेडरूम के दरवाजे की जानिब देखा, फिर आहिस्ता कदमों से दरवाजे के करीब पहुंची। कौन? उन्होंने दबी ज़ुबान में इस्तफसार किया। हाँ शम्सा, 1 मिनट बाद सुनना। पसे दर सारा की आवाज़ उभरी। शम्सा ने ऑटोमेटिक लॉक खोलकर दरवाज़ा वाह कर दिया। भाभी, आप इस वक्त? खैरियत है? शम्सा की हालत गैर होने लगी। पल में हज़ारों वसवसे हमला आवर हो गए। खैरियत है, परेशान मत हो। सारा ने अंदर दाखिल होते हुए माहौल के मुताबिक धीमी आवाज़ में तसल्ली दी और आगे बढ़कर सोफ़ा कम बेड के किनारे पर टिक सी गई। भाभी ठीक से बैठ जाएं, आपका अपना ही घर है।
शम्सा ने शर्मसार से लहजे में आवभगत की थी गोया। बहरहाल सारा के अंदाज में बदहवास करने वाली कोई अलामत नज़र नहीं आई थी, मगर गैर मामूली आमद से पैदा होने वाला सवाल तो अपनी जगह था। मुझे पता है कि तुम सालार का नुकसान पूरा करने की कोशिश में लग चुकी होगी, मगर मैं तुम्हारे साथ ये ज़्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक्त 60,000 की तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। सारा ने उसी तरह दबी दबी आवाज़ में चेहरा शम्सा के करीब करके अपनी आमद का मकसद वाज़े किया। शम्सा ने बेइख्तियार अपना सर सारा के कंधे से टिका दिया। भाभी, पहले ही आपके एहसानात क्या कम हैं, मेरी वजह से शोहर से बातें सुनती हैं। शम्सा की आवाज़ में दिक्कत और दिलसोजी थी। बड़ी मुश्किल से उनका जहन इधर उधर लगाया। अल्लाह का शुक्र सो गए, मगर पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फालतू में करवटें बदलती तो उनकी नींद टूट जाती। सुबह ऑफिस जाना होता है। मैं उठकर बाहर ही आ गई। सारा की आंखों में वाकई दूर दूर तक नींद का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। आप तो अपने वक्त पर सोने की आदी हैं, फिर आज क्या हुआ? शम्सा को वाकई हैरत हो रही थी। सर में तेल नहीं डाला कई दिनों से, शायद खुश्की की वजह से नींद नहीं आ रही। सारा ने तरह दी। दर हकीकत फ़री के लिए आने वाले दोनों प्रपोजल्स ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वो तो मुस्तकबिल करीब में शादीशुदा फ़री को कहीं भी सेट या फिट नहीं देख पा रही थी। कौन माँ है जो अपनी बेटी का घर बसाने की ख्वाहिश नहीं रखती? शादी तो बहुत आलीशान तरीके से अंजाम पा जाएगी, मगर शादी के बाद जब मंगेतर शोहराना रवैयों के साथ सामने होगा तो ये उस हकीकत को कैसे कबूल करेगी? अभी इसकी कोई उम्र नहीं निकली जा रही थी, मगर शादी तो एक दिन करनी ही है। वो खुद ही सोचे जा रही थी। लाएं, मैं आपके सर में तेल लगा दूं। शम्सा फ़ौरन उठ खड़ी हुई, मगर सारा ने फ़ौरन उनका हाथ थाम लिया। अरे नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। मेरा क्या है, मैं तो घर में होती हूँ। छोड़ें भाभी, इतना तकल्लुफ़ ना किया करें, वैसे भी मैं जाग ही रही थी। शम्सा ये कहकर आगे बढ़ी और दीवार में बनी अलमारी में रखी तेल की बोतल लेकर भावज के पास आकर बैठ गईं। चलो ठीक है, थोड़ा सा मसाज कर दो। कैप पहनकर सोना पड़ेगा। सालार को तो तेल की खुशबू से एलर्जी है। हर संडे को सैलून जाकर मसाज कराते हैं, वहीं वाश करा लेते हैं। इतनी रात को आपसे चाय का पूछूं तो आप मना कर देंगी, जूस तो पी लेंगी ना? शम्सा को अचानक ख्याल आया कि कभी कभी ऊपरी हिस्से में आने वाली भाभी की कोई खातर मदारत तो की नहीं। कोई मेहमान हो, जूस पीने का दिल चाहेगा तो खुद भी फ्रिज से निकाल सकती हूँ। सारा ने शम्सा को बाजू के घेरे में लेकर खुद से करीब कर लिया। भाभी, आपकी वजह से ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है, वरना तो। शम्सा ने खुद ही अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। कोई एहसान नहीं करती, तुम्हारा हक है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। जन्नत मकानी तुम्हारे माँ बाप मुझे बहुत इज्जत देते थे, मेरे पास तुम उनकी अमानत हो। सारा ने अब ज़ोर से शम्सा को अपने साथ लगाकर दबाया। वासिफ़ को समझा देना, पैसों के मामले में सालार से कोई बात ना करे, जो हुआ भूल जाए। आपको तो यकीन है ना कि वासिफ़ ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता? शम्सा ने कल्बी तमानियत के लिए गोया गवाही चाही। मुझे उसके किरदार पर कभी गलती से भी शक होता तो मैं तुमसे कुछ कहने के बजाय खुद उसे लेकर बैठ जाती। और रहा तुम्हारा और सालार का मामला, यहाँ मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की। छोड़ें भाभी, मुझे सब्र आ गया है। सारी ज़िंदगी भाई की जूतियाँ सीधी करती रहूँ, मैं इसी में राज़ी हूँ। बोलते बोलते शम्सा की आवाज़ भर आ गई। सारा ने बुजुर्गाना अंदाज में बेइख्तियार सर पर हाथ रख दिया था। मैं तुम्हें बार बार ट्राई कर रही थी, तुम हर बार डिक्लाइन कर देते थे। अब मैं सो रही थी तो तुमने जगा दिया। अभी भी तो सोई थी। फ़री गनूदगी के आलम में ज़ैन पर बरस पड़ी। कामरेड में अस्पताल में था। सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं कर सकता था। ज़ैन बड़े रोने वाले अंदाज में माजरत कर रहा था। अस्पताल? फ़री जैसे एक झटके में नींद की वादी से छलांग लगाकर बाहर आई। हाँ, नानो को अटैक हुआ है ना, मरते मरते बची हैं बेचारी। नानो एक रिंग पर जान देना चाहती थी, मगर अल्लाह मियाँ ने बोला अभी नहीं। ज़ैन अपने अंदाज में बोलता चला गया। फ़री के खाक पल्ले नहीं पड़ा। रिंग? मुझे समझ नहीं आई, हालांकि मैं जाग चुकी हूँ। फ़री उठकर बैठ गई और कुशन गोद में रख लिया। उलझन में वो अपना सर खुजा रही थी। ओह यस, एक डायमंड रिंग गुम हो गई है। इस गम में उनको अटैक हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद अगर बच गई तो भी रिस्क पर हैं, क्योंकि रिंग तो मिलेगी नहीं। ज़ैन कोफ्त भरे लहजे में बोला। तुम कैसे कह सकते हो कि रिंग नहीं मिलेगी? मिल भी सकती है। फ़री के अंदाज में हैरत और उलझन का मिला जुला तासुर था। भाई, घर में तो अच्छी तरह ढूंढ ली है, बस मुझे पता है नहीं मिलेगी। ज़ैन ने अहमकाना किस्म की झल्लाहट का मुजाहरा किया। कितना बड़ा डायमंड था? करोड़ से ज़्यादा की थी क्या? फ़री को एक रईस औरत के इतने छोटे से दिल पर बला की हैरत थी। ओह नो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख की होगी। ज़ैन को फ़री के सवालात खलने लगे। तुम्हारी माम ने उसकी वैल्यू बताई होगी, वरना तुम्हें कैसे पता कि उसकी क्या वैल्यू है? फ़री अब बड़े अच्छे से जाग चुकी थी। उसे छोड़ो, मैंने तुम्हें वजह बताई, तुम भी नानों की तरह उसे लेकर बैठ गई।
मॉम संभाल लेंगी उन्हें। मुझे और मॉम को तो 15 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं कितनी फॉरेन करेंसी होगी नानों के पास जो वो छुपा कर रखती हैं। हर साल यूके जाती हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी रेंट पर चल रही है, सब कुछ खुद देखती हैं, मेंटेन करती हैं। मेरी मॉम तो बिल्कुल भी लालची नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। नानो इतनी कंजूस क्यों है? गैर मुल्की जायदाद का सुनकर तो फरी की आंखें फैल गई थी। उसे अंदाज़ा था कि जैन बहुत दौलतमंद है, मगर इतना दौलतमंद है इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था। पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती वो लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करती। मुझे तो लगता है वो किचन में कटलरी भी चेक करती होंगी कि कोई कांटा तो कम नहीं हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी कितनी महंगी होती है, इससे तो अच्छा मर ही जाती। जैन एक अजीब सी कैफियत में बोलता चला जा रहा था। सेल फोन फरी के हाथ से गिरते गिरते बचा। जैन, नानो है तुम्हारी? कोई अपनी नानो को ऐसे भी बोलता है? फरी हक्का बक्का थी। मेरी मॉम बहुत परेशान है। कोई मेरी मॉम को परेशान करता है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। सॉरी फॉर दैट। जैन ने बहरहाल माजरत कर ली, मगर फरी जैन का एक नया रूप नोट कर रही थी जो पहले कभी सामने नहीं आया था। मगर किसी के लिए भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरा कज़न है ना वासिफ, उसकी और मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल उलट है, मगर मुझे कितना भी गुस्सा आए मैं उसको भी ऐसे नहीं बोलती। हालांकि सारी दुनिया में अगर मुझे किसी से चिढ़ है तो वो वासिफ ही है। उसकी शक्ल देखते ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। फरी अपनी फितरी बेसाख्तगी से बोलती चली गई। ओह आई सी, बट ही इज़ अ वेरी हैंडसम यंग बॉय। जैन को हैरत का ज़बरदस्त झटका लगा था। होगा, मुझे तो कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नो नेवर। फरी ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। ओह अच्छा, ये बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? जैन के लहजे में बच्चों सा इश्तियाक था। फरी बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम तो बहुत चार्मिंग हो, बहुत मासूम से, जैसे लॉन में बटरफ्लाई के पीछे भागने वाला मॉन्टेसरी क्लास का कोई क्यूट सा बाबा। वो हंसी रोककर बमुश्किल बोली। थैंक्स फॉर दिस कम्प्लीमेंट। जैन ने बुरा मानने के बजाय तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अरे मैं तो समझ रही थी तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, फरी ने हैरत से कहा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, जैन ने बरजस्ता कहा। क्यों? फरी की हैरत में इजाफा होने लगा। मैं तुम्हें इंसान ही नहीं समझता, खट से जवाब वारिद हुआ। जैन के बच्चे, फरी ने चिल्लाने की ख्वाहिश के बावजूद दबी आवाज़ निकाली। बात तो पूरी सुन लिया करो बेवकूफ़ लड़की, जैन के अंदाज में शोखी थी। मैं तुम्हें इंसान नहीं फेरी कंसीडर करता हूँ। ओह, अब दोनों खुलकर हंस रहे थे। नाश्ते के बाद सालार साहब कोट पहनने कमरे में आए तो सारा उनके इंतज़ार में बेडरूम में बिखरी चीज़ें समेटने में मसरूफ़ थीं। सालार साहब को देखते ही ड्रेसिंग से कोट लेकर आईं। तो फिर कन्फर्म है ना? नहीं भाई, आज खाना हमारे यहाँ खाएंगे। सारा ने कोट हैंगर से अलग करते हुए तस्दीक चाही। कन्फर्म तो उसने कल ही कर दिया था, तुम अपनी तैयारी रखना। सालार साहब ने कोट पहनने के लिए बाजू फैलाए। इसकी आप फ़िक्र ना करें, अचानक डिनर के लिए भी मेरी तैयारी रहती है। शादी के फ़ौरन बाद ही आपने मेरी अच्छी सी ट्रेनिंग कर दी थी। सारा ने कोट पहनाते हुए खुशगवार मूड में जवाब देकर ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि रात की कोई बात इस नए दिन के साथ वाबस्ता नहीं है और जो कुछ हुआ था वो मियाँ बीवी के रिश्ते के फितरी उतार चढ़ाव की ही एक झलक थी। ट्रेनिंग? सालार साहब कोट पहनते हुए आईने के सामने जाकर खड़े हुए। और नहीं तो क्या, ऑफिस से वापसी पर कभी 2 कभी 4-5 दोस्त साथ होते थे और अंदर दाखिल होते ही बता दिया जाता था कि सारा ये लोग रात के खाने पर हमारे साथ हैं। सारा ने वॉलेट उठाकर सालार साहब को थमाया जो उन्होंने कोट की जेब में डाल लिया और कदरे मुस्कुराकर सारा की तरफ देखा। तुम्हारी इस खूबी को तो दिल से मानता हूँ, तुम इमरजेंसी में भी बहुत अच्छा सा डिनर करा देती हो। करना पड़ता है, सारा ने सोफ़े की हत्ती पर पड़े गीले तौलिए को उठाते हुए कहा। जब शोहर अपना बेस्ट देकर फैमिली को हर सहूलत मुहैया कर रहा हो तो फिर उसे मुतमईन रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और मैं यही चाहती हूँ कि फरी को शादी से पहले ये सब सिखा दूँ। सारा ने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। तुमने सीख लिया था, वो भी सीख लेगी, सालार साहब ने बेपरवाही से कहा और अपना सेलफोन उठाकर चेक करने लगे। मैंने सीख लिया था मगर वो सीखना ही नहीं चाहती, सारा सोच कर रह गई, मगर उन्होंने मतवाज़न माहौल को ख़राब करने से परहेज़ किया। यही गनीमत था कि इस वक्त सालार साहब 60,000 के नुकसान को खुद से मौजू नहीं बना रहे थे, वगरना तो सारा उसके लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार थी कि शायद वो ऑफिस जाने से पहले बची खुची भड़ास निकालें। सालार साहब ने कमरे से बाहर निकलने से पहले सारा को मखसूस अंदाज में अलविदा कहा, जो शादी के बाद से आज तक उनका मामूल था। सारा ने दिल ही दिल में कलमा तशक्कुर अदा किया। भाई, एक के बजाय 2 नर्स रख लेना, क्यों परेशान हो रही हो? टूटू ने सुबह सुबह अस्पताल पहुंचकर अर्शिला को भरपूर यकीन दिलाया था कि वो एहसास ज़िम्मेदारी के जौहर से माला माल है और दोस्ती को संजीदगी से लेती है। शायद यह मखलूत खून का असर था कि दूसरी जंग अजीम की होलनाकियाँ देखने वाले बच्चे बचपन में ही बूढ़े हो गए थे, ख़ास तौर पर जर्मन, जिनको आलमी सतह पर शदीद तरीन तनकीद का सामना करना पड़ा था।
وہ تو ٹھیک ہے 2 کی بجائے 4 بھی رکھ سکتی ہوں، مگر ممی تو بار بار مجھے ہی کال کریں گی۔ تم جانتی ہو اتنی سیریس سرجری کے بعد تو پیشنٹ کو کرسٹل کی طرح سنبھالنا ہوتا ہے۔ اتنی ہیوی ڈیوٹی تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ عائشہ آنے والی ذمہ داریوں سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اور ٹوٹو جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ عائشہ کا طویل عرصے سے نفسیاتی علاج چل رہا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ اس کا بیڈ روم میڈیکل سٹور کا منظر پیش کرتا۔ عائشہ کو عملی زندگی میں واپس لانے کا سہرا سمینہ سے زیادہ ٹوٹو کے سر تھا۔ ہر کام تو تمہارے نوکر کرتے ہیں، تم ماں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ آج تم 4 نرسز بھی افورڈ کر سکتی ہو، یہ سب کس نے مینیج کیا؟ آنٹی نے نا۔ ٹوٹو نے احساسات جگانے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ہاں تو مگر سب کچھ میرے نانا اور میرے پاپا کا ہے، عائشہ نے بچوں کی سی سادگی سے کہا تھا۔ اگر ان احساسات جات کو سنبھالا نہ جائے تو یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب آنٹی کی محنت ہے۔ ٹوٹو چاہتی تھی کہ عائشہ اس صورتحال کو حقیقت پسندی کے ساتھ قبول کرے۔ اس کے لیے ذہن اور سوچ کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ میں ممی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں ٹوٹو، مگر میں کانفیڈنس لوز کر رہی ہوں۔ کیا میں کر سکوں گی؟ عائشہ نے سہمے انداز میں ٹوٹو کی طرف دیکھا۔ اسپرٹ ہونی چاہیے، اسپرٹ سے ہی انرجی ملتی ہے، ٹوٹو نے برجستہ اور پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ اوکے اسپرٹ تو ہے ٹوٹو، ممی تو میری بیک بون ہے، وہی میری سب کچھ ہے، میں تو ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ بس جب اسپرٹ ہوتی ہے تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ممی بہت جلدی ریکور کر لیں گی، کیونکہ وہ بہت پریکٹیکل ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ دیر بیڈ پر رہنا پسند نہیں کرتے۔ بس تم اچھا سوچو، خوف سے زیادہ فضول اور تباہ کن کرنے والا دشمن کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ٹوٹو شاید ایک بہت خراب شادی انسان کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیتی ہے، اور ممی نے تو میری شادی بہت جلدی کر دی تھی۔ پھر آ گئی نا اسی نان سینس ٹاپک پر، ٹوٹو نے خفگی سے گھورا اور ٹوکا۔ چھوڑ دو ماضی کا پیچھا، حال کو فیس کرو۔ ہم پریزنٹ میں زندہ ہیں، مر گئے ہوتے تو ماضی ہو جاتے۔ پریزنٹ از انرجی، پریزنٹ از پاور، پریزنٹ از گفٹ، نو فیوچر نو پاسٹ۔ پلیز عرشی، مشکل وقت میں سب سیکھا جانا ضائع نہ کرو۔ ٹوٹو نے پٹر پٹر دیکھتی عائشہ کو بہت محبت کے ساتھ اپنے گلے سے لگایا۔ ریموٹ 2 حصوں میں فرش پر پڑا تھا، سیل دور لڑکتے جا رہے تھے۔ سارا حیرت اور غصے سے فری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی توڑ دیا؟ اور پھر کیا کروں، خراب ہے۔ کب سے کہہ رہی ہوں کہ اب LED کا ٹائم نہیں ہے، پلازما لگوا دے، مگر آپ کی وجہ سے پاپا نہیں لگوا رہے، آپ منع کرتی ہیں۔ کروں گی منع، بالکل کروں گی، پہلے انسان بن کر دکھاؤ۔ ہر وقت جناتوں والے کام کرتی ہو۔ پلازما لگوا کر گھر کو سینما ہاؤس بنا دوں تاکہ تم 10-20 فرینڈز جمع کر کے گھر کو سر پر اٹھائے رکھو۔ یہ اٹھا کر سرور کو دو، وہ نیا لا دے گا۔ سارا بولتے ہوئے لان کی طرف جا رہی تھی، وہاں انہوں نے مالی کو کام بتایا ہوا تھا، جائزہ لینا مقصود تھا۔ رہنے دے، خرچہ ہوگا، میں اپنے سیل پر ہی گیم کھیل لوں گی، فری نے غصے میں منہ پھلا کر طنزیہ کہا۔ اچھی بات ہے، سارا نے کلمہ تشکر ادا کیا کہ فری نے خود ہی بحث ختم کر دی تھی۔ قدم بڑھاتے بڑھاتے ایک خیال جھماکے کی صورت وارد ہوا۔ انہوں نے پلٹ کر فری کی طرف دیکھا۔ فری، اس نے خفا انداز میں ماں کی طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولی۔ آج پاپا کے فرینڈز ڈنر پر آ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی ڈنر کریں گے، تم ذرا ڈھنگ کا ڈریس پہن لینا۔ وہ میری ڈریسنگ چیک کرنے آ رہے ہیں؟ فری نے حسب توقع بے تکا سوال کیا۔ فارن سے آئے ہیں، بہت دنوں بعد ان سے ملاقات ہوگی، تم سے بھی ملنا چاہیں گے۔ سارا نے جن بوتل میں بند کرنے کی نیت سے نرمی سے بات کی۔ فارن سے آ رہے ہیں تو میں کوئی سا بھی ڈریس پہن سکتی ہوں، آپ اتنی کانشیس کیوں ہو رہی ہیں؟ فری حیران نظر آ رہی تھی۔ خدا کے لیے پینٹ شرٹ مت پہن لینا، لڑکیوں والے حلیے میں سامنے آنا، ٹام بوائے کی لک مت دینا، بلکہ آج میں خود تمہارا ڈریس سلیکٹ کروں گی۔ سارا نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن کیوں، ایسا کیا اسپیشل ہے؟ اب فری خفگی بھول کر حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وارڈروب میں سب ڈریسز تمہارا اپنا سلیکشن ہے نا؟ سارا بہت تحمل اور ٹھہراؤ سے پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، فری کی حیرانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ تو انہی میں سے سلیکٹ کروں گی، یہ کہہ کر سارا باہر چلی گئی۔ فری البتہ ریموٹ بھول کر ڈریس میں پھنس گئی تھی اور اس طرف گھورے جا رہی تھی جہاں سے سارا منظر سے غائب ہوئی تھی۔ ایک وسیع و عریض عالی شان بنگلے کے سرسبز لان میں واصف داؤد الوی کے سامنے بیٹھا انٹرویو دے رہا تھا۔ کل میں نے اپنی بہت اہم میٹنگ آپ کی وجہ سے کینسل کی تھی۔ داؤد الوی نے بڑے دلکش انداز میں سگار کا کش لے کر نیم باز آنکھوں سے واصف کی طرف دیکھا۔ سوری سر، میں بالکل ریڈی تھا مگر ماموں کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ واصف نے بات بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، صاف صاف بتا دیا۔ ماموں؟ داؤد الوی نے تعجب سے واصف کی طرف دیکھا تھا۔ جی سر، ایکچولی وہ میرے کسٹڈین بھی ہیں، احسانات کا اتنا بوجھ ہے کہ گردن صرف ہاں میں ہلتی ہے۔
لیفٹ رائٹ نہیں ہوتی۔ ویٹ کی وجہ سے نہ سر۔ واصف نے اپنی زندگی سے وہم و خوف سے نجات کی گویا قسم اٹھا لی تھی۔ وہ کبھی لیم ایکسکیوزز نہیں کرے گا، جو جس کا دل چاہے اس کے ساتھ کرے۔ زندگی باقی رہنا شرط ہے، نئے ارادے تخلیق ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اس خیال پر قائم و مضبوط تھا۔ داؤد الوی تو گویا بھول ہی گئے کہ وہ اس نوجوان سے انٹرویو کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں جانتا ہوں سر، میرا فرسٹ امپریشن بہت نیگیٹو ہے، مگر آپ کچھ دن ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کا رائٹ ہے۔ واصف نے داؤد الوی کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر وہ بات بھی کہہ دی جو کچھ دیر بعد کہنا ہی تھی۔ ٹھیک ہے جینٹل مین، ہم اس وقت بچوں کی وجہ سے بہت فکر مند ہیں، ضرور ٹرائی کریں گے۔ مزید تاخیر افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ایگزام سر پر ہیں۔ آپ کے دونوں بیٹے، وہ میرے بھانجے ہیں، ٹوئنز، جڑواں ہیں۔ داؤد الوی نے واصف کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی تصحیح کر دی۔ اب یہ واصف کے لیے دھماکہ تھا۔ یہاں بھی ماموں۔ اس نے غور سے داؤد الوی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بلیک جینز، یلو ٹی شرٹ جس پر امریکہ کے مشہور برانڈ کا ٹھپا دور سے ہی نظر آ رہا تھا، پیروں میں نائکی کے شوز، بہت پرکشش ہیئر سٹائل، 50 کے پیٹے میں ہونے کے باوجود سر پر پورے بال تھے، کن پٹیوں پر ہلکی ہلکی سفیدی جس سے پتہ چلتا تھا کہ ہیئر کلر استعمال نہیں کیا گیا۔ کالے بالوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ سفید بالوں کی آمیزش نے بالوں کو گرے شیڈ میں تبدیل کر دیا تھا۔ آنکھیں ہلکے سبز رنگ کا تاثر دے رہی تھیں، سیاہ نہیں تھیں۔ پیٹ ذرا سا بھی باہر کی طرف نہیں تھا، جسم مضبوط مگر موٹاپے کی طرف مائل نہیں تھا۔ واصف نے اتنے پیارے سے ماموں کا پرشوق انداز میں جائزہ لیا تھا۔ یعنی آپ کے آس پاس ماموں جمع ہو گئے ہیں۔ اس مرتبہ داؤد الوی کے انداز میں قدرے بے تکلفی اور اپنائیت کا تاثر تھا، جس کا مثبت اثر واصف کے چہرے سے ظاہر ہوا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ داؤد الوی کی طرف دیکھا جو اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہلکی مسکراہٹ کی وجہ سے چہرے کی گندمی رنگت میں ہلکی سی سرخی کی آمیزش ہو رہی تھی۔ عالی شان اور عالی جاں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، بہت پیارے بچے ہیں، ابھی آؤٹ ڈور گیم کے لیے گئے ہوئے ہیں، بس 10 منٹ میں یہاں نظر آئیں گے۔ داؤد الوی نے اپنی چمچماتی رولیکس رسٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ عالی شان، عالی جاں، بچوں کے ناموں سے پتہ چلتا تھا کہ فیملی بہت زیادہ ہی اسٹیٹس کانشیس ہے، اپنے مرتبے کے معاملے میں حساس ہے۔ اندر چل کر چائے پیتے ہیں، اتنی دیر میں بچے آ جائیں گے۔ داؤد الوی فوراً ہی کھڑے ہو گئے تو واصف نے بھی ان کی تقلید کی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اب دونوں آہستہ قدموں سے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک یہ ماموں ہیں اور ایک، اس نے خود کو اس سے آگے نہیں جانے دیا اور خیال کو قابو کر لیا۔ دیکھو شام کے 7 بج چکے ہیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سارا ٹیبل پر کراکری لگوا کر فری کے روم میں آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے کیا تیاری کی ہے۔ پتہ چلا وہ تو سر جھاڑ منہ پھاڑ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی، کی بورڈ پر کھٹاکھٹ انگلیاں چلا رہی تھی۔ بھائی ماما، میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں اپنے روم میں ہی کھانا کھا لوں گی، اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ فری، نہیں بھائی، ہمارے فیملی فرینڈز رہ چکے ہیں، US جانے سے پہلے ہم ہر ویکنڈ لنچ یا ڈنر کرتے تھے، وہ گھر آئیں گے تو تم سے بھی ملنا چاہیں گے۔ سارا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کہہ دیجیے گا کہ اس کا ٹیسٹ ہے، اسٹڈی کر رہی ہے۔ فری کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ ماں کا قریب کھڑا ہونا یوں لگ رہا تھا کہ گویا پہاڑ سر پر دھرا ہو۔ سارا نے عجیب بے بسی محسوس کی تھی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سالار صاحب لازمی اسے نعیم قریشی سے ملوائیں گے، جبکہ نعیم قریشی غرض و غایت بھی بتا چکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو تمہیں نہیں بلواؤں گی، لیکن تمہارے پاپا نے بلایا تو اس حال میں مت آنا۔ سارا نے ماحول بوجھل کرنے کے بجائے حکمت عملی سے کام لیا۔ اوکے، فری نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا اور زور زور سے سر کھجانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ اب جائیں اپنا کام کریں۔ اس وقت وہ بلیک ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ ٹی شرٹ کی آستینیں بھی برائے نام تھی اور ڈیزائن ایسا تھا کہ جیسے دائیں بائیں جنگلی بکرے کے کان جھول رہے ہوں۔ ایک تو یہ آج کل کے فیشن، ہر بے تکی بے ڈھب شے فیشن بن جاتی ہے۔ سارا کڑتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ وسیع ڈرائنگ روم کی آرائش اور روشنی کی ترتیب دیکھ کر آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ سینٹر ٹیبل کے پہلو میں بڑے بڑے ویل والی ٹرالی لگی تھی، لدی پھندی نہیں تھی۔ ایک پلیٹ میں پلین کیک کے پیس اور دوسری پلیٹ میں بسکٹ تھے، باقی چائے کے لوازمات اور برتن تھے۔ نوکر چائے بنا رہا تھا۔ عالی شان اور عالی جاں آ چکے تھے اور بہت مؤدب انداز میں واصف اور داؤد الوی کے مقابل سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ٹائمنگ یہی رہے گی کیونکہ ان بچوں کو یہی شیڈول سوٹ کرتا ہے۔ داؤد الوی نے بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر واصف کے سامنے کی۔ واصف نے نظر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ جڑواں ہونے کے ناطے چہرے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے۔ اس وقت دونوں 17 سال کے ہو چکے تھے مگر چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جس سے اپنی عمر سے کم دکھائی دیتے تھے۔ نوکر چائے تیار کر کے نئے حکم کا منتظر تھا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ داؤد الوی نے نوکر کو جانے کی اجازت دی۔ ممو، ہم بھی جائیں؟ اسٹڈی تو کل سے شیڈول ہے نا؟ عالی شان جو بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا یوں بولا جیسے کسی نے زبردستی باندھ کر بٹھا رکھا ہو۔ جی بیٹا،
आपके सर कल से शुरू करेंगे। दाऊद अलवी ने उजलत के अंदाज में उन्हें इजाज़त दी, जैसे उनको एहसास हो कि उन्होंने बिला वजह बच्चों को बिठाया हुआ था। नौकर के ताक़ुब में दोनों भी चल पड़े। मेरी सिस्टर यानी इन बच्चों की मदर सिंगल पेरेंट है, इसलिए आप कभी बच्चों से उनके फादर के बारे में कोई बात मत कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दाऊद अलवी ने नरम लहजे और दबी आवाज़ में आइंदा के लिए वासिफ को हदायत दी थी। वासिफ बहुत मोहतात था। खुदा खुदा करके काम मर्जी की जगह पर मिला था। बाइक से बमुश्किल घर से दाऊद अलवी के घर तक पहुंचने में 10 मिनट का फासला था। दोयम फैमिली बहुत महज़िब थी। दाऊद अलवी के अंदाज में फितरीपन और सादगी थी। रईसों वाला मतकब्बराना और अक्खड़ अंदाज नहीं था। पहली मुलाकात में ही बहुत इज्जत दी थी। इसके बावजूद के कुछ फितरी सवालात ने जहन में हलचल मचाई थी, मगर वो सवालात कभी ज़ुबान पर लाने लायक नहीं थे कि काम की जगह पर ज़ातियात छेड़ना एक तरह से समाजी इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाने के मतरादफ होता है। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी हैं, मैं उन्हें बिया जी कहता हूँ, ये उनका नाम नहीं है। बचपन में मैंने बाजी को खुद ही बिया जी बना लिया था। अपनी बात के इख्तिताम पर दाऊद अलवी खुद ही धीरे से हंस दिए। वासिफ के लिए ये बहुत था कि एक रईस पहली मुलाकात में इतना भी शेयर कर ले। या दाऊद अलवी को मुद्दत बाद कोई अच्छा सामे मुयस्सर आया था। अलबत्ता उसे हैरत ज़रूर थी कि दाऊद अलवी की बड़ी बहन की अच्छी खासी उम्र होगी, मगर बच्चे तो 17 फलांग कर 18 की तरफ जा रहे थे। दाऊद अलवी अपनी जगह से उठे और पुश्त पर बनी दीवार गिर अबनूसी अलमारी के कॉर्नर से एक सफ़ेद लिफाफा उठाकर वासिफ की तरफ बढ़ाया। ये आपका एडवांस। वासिफ ने बहुत एतमाद से खड़े होकर लिफाफा उनके हाथ से ले लिया। लिफाफा किसी ट्रेडिंग कंपनी के पते से आरास्ता था। दूसरे कोने पर 40,000 लिखा नज़र आ रहा था। वासिफ ने चौंक कर दाऊद अलवी की तरफ देखा। सर, मैंने तो आपसे 30,000 की डिमांड की थी। कोई बात नहीं जेंटलमैन, आपसे पहले जो ट्यूटर आ रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, उसे हम 40,000 ही पे कर रहे थे। पूरे 10,000 सोच से ज़्यादा मिल रहे थे। तवानाई बूस्ट कर गई जो उसने अपनी रगों में दौड़ती महसूस भी की। थैंक यू सर। वासिफ ने ज़िंदगी की पहली कमाई वो भी एडवांस में वसूल की थी। निगाह के सामने दूर तक रोशनी का रास्ता था। टूटू के लिए तो नर्सेज हायर करना कोई मसला ही नहीं था। उसने फ़ोन करके अर्शिला को मुतमईन कर दिया था कि जैसे ही आंटी घर शिफ्ट होंगी, नर्स वहाँ पहले से मौजूद होगी। अर्शिला को यह खबर सुनकर सचमुच इतना सुकून महसूस हुआ कि वो उस वीआईपी रूम के अटेंडेंट बेड पर गिरते ही सो गई, जो समीना के अस्पताल पहुँचते ही उसने बुक करा लिया था और जहाँ समीना ने सर्जरी के बाद शिफ्ट होना था। ज़ैन तो ये सोचकर रूम में दाखिल हुआ था कि अर्शिला बाल बिखराए फिक्र परेशानी की तस्वीर बनी बार बार वॉशरूम में जाकर स्मोकिंग कर रही होंगी। वो हैरत से थकावट से निढाल बेड पर बगैर तकिए के आड़ी तिरछी सोई हुई माँ की तरफ देख रहा था। ओह माय गॉड, मॉम को तो कुछ नहीं हो गया, ये ऐसे क्यों सो रही हैं? उसने घबराकर अर्शिला की पेशानी को छुआ तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। क्या हुआ मम्मी को? तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? जल्दी बोलो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? खबरदार मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। मॉम मॉम प्लीज़, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह क्यों सो रही थीं? ज़ैन अर्शिला की बदहवासी पर मज़ीद परेशान हुआ। सो रही थी तो सोने देते। तुम जानते हो मैं पिछले 18 घंटों से सोई नहीं हूँ। तुम तो खूब सोकर आ रहे हो ना। गहरी बल्कि बहुत गहरी नींद टूटने से अर्शिला बुरी तरह झंझला रही थी। तो आप मुझे फ़ोन कर देती, खुद ही तो आप मुझे कुछ करने नहीं देती। मैं तो खुद आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। चाहे आप घर जाएं, मैं यहाँ रुकता हूँ। सब कुछ आपसे फ़ोन पर शेयर करता रहूँगा। नो नेवर, मैं मम्मी को छोड़कर दूर नहीं जा सकती। फ़िलहाल तुम रुको, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, शायद सुबह सुबह वो रूम में आ जाए। थैंक गॉड मम्मी की शुगर तो इस वक्त कंट्रोल ही है। अर्शिला ने तकिया बेढब तरीके से पटका और अपना हैंडबैग एक तरफ धकेला। हैंडबैग उछलकर दूर जा पड़ा। जिप खुली हुई थी। अर्शिला का लाइटर, लिपस्टिक और 5,000 के कई नोट फर्श पर बिखर गए। ज़ैद ने भागकर पहले तो पंखे की हवा से उड़ते हुए नोट संभाले, फिर खफगी से माँ की तरफ देखा। मॉम बी केयरफुल, यह अस्पताल है। आप दरवाज़ा लॉक किए बिना सो रही थी। ओह गॉड, किस किस चीज़ का ख्याल रखूं? पागल हो रही हूं मैं। ज़ैन ने सारी चीज़ें उठाकर बैग में डाली, फिर नोट गिनकर रखे और बैग की जिप लगाई। यहाँ स्टाफ आता जाता रहता है, इतने सारे पैसे रखने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। ज़ैन ने बोलते हुए बेड पर दीवार के साथ बैग टिका दिया। ऊपर से आपने बैग भी खुला रख छोड़ा। आप वाकई बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। मेरी बात माने, घर चली जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये पैसे घर ले जाओ, वरना तुम्हें अपनी नानों की तरह नींद नहीं आएगी। एहतियातन रख लिए थे, बाज़ औक़ात बैंक ब्रांच लिंक डाउन होती है। इतने सीरियस केस में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। कैश भी होना चाहिए। हाँ लाएं, मुझे दे दें। आप घर आएंगी तो मुझसे ले लीजिएगा। ज़ैन ने बड़ी फ़िक्रमंदी और ज़िम्मेदारी ज़ाहिर की। पैसे कितने हैं? ज़ैन ने दोबारा बैग उठाया और फ़ौरन ही खोला था। शायद 20 नोट होंगे, बाकी 1000 वाले हैं।
ارشلا جان چھڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ 1000 والے کتنے ہیں؟ زین بڑا ذمہ دار بن کر دکھا رہا تھا۔ میں ممی نہیں ہوں، مجھے کاؤنٹ کرنے کی عادت نہیں ہے، جتنے بھی ہیں رہنے دو۔ 5000 والے سارے نکال لو بس، اور پلیز اب جاؤ، ہری اپ، مجھے فریش ہونے کے لیے تھوڑا سا ریسٹ کرنے دو۔ مام کے یہاں آنے کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملے گا۔ میں 1000 والے بھی سب لے رہا ہوں، اسٹاف کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، خالی 1000 چھوڑ رہا ہوں، آپ کو یاد بھی رہے گا کہ بیگ میں صرف 1000 ہے۔ زین نے سارا کیش قابو کر لیا۔ اچھا نا اب جاؤ، اس وقت ممی کی ڈمی لگ رہے ہو، جب تک میں کال نہ کروں دوبارہ مت آنا۔ اوکے، زین نے اپنی انگلیاں نچائیں اور تھرکنے کے سے انداز میں لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ ارشلا پھر اوندھی پڑی تھی۔ واصف کو گیٹ چوپٹ کھلا ملا تھا، جو اس کے لیے مسرت کا باعث تھا، کیونکہ جس سپیڈ سے وہ بائک چلاتا آ رہا تھا اسی سپیڈ سے زن سے گیٹ میں داخل ہوا تھا، مگر اپنی مخصوص جگہ سے پہلے ہی اسے بریک لگانا پڑے۔ بڑے سے پارکنگ ایریا میں سالار صاحب کی دونوں گاڑیوں کے علاوہ تیسری بلیک نئے ماڈل کی ہونڈا ایکارڈ بھی کھڑی تھی، اور سامنے سالار اپنے دیرینہ دوست نعیم قریشی کو استقبالیہ کلمات سے نواز رہے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گورا چٹا لمبا تڑنگا نوجوان گرے جینز اور میرون ٹی شرٹ میں ملبوس سالار صاحب کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ سرپرائز! سالار صاحب خوشگوار حیرت سے نعیم قریشی کے بیٹے انصر کی طرف دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ایک اچٹتی سی نگاہ غلط واصف کی طرف بھی دوڑائی تھی، جو آگے بڑھنے کے بجائے رک گیا تھا۔ اس نے صرف تمہیں ہی نہیں مجھے بھی صبح پہنچ کر سرپرائز کر دیا ہے۔ نعیم قریشی نے بہت محبت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پاپا کچھ اچھا نہیں کر رہے تھے، 2 دن کا کہا تھا، پورا ویک ہو گیا، میں اتنا لمبا ٹائم ان کے بغیر افورڈ نہیں کر سکتا۔ انصر نے مسکرا کر باپ کو کندھوں سے تھام لیا۔ اچھا؟ سالار صاحب ابھی خوشگوار حیرت کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ واصف کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ ان خوشگوار لمحات کو ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں پاپا سے اتنے دن کبھی دور نہیں ہوا، پاپا بزنس ٹرپ پر ترکی یا مالٹا جاتے ہیں تو میں ساتھ جاتا ہوں۔ انصر نے بڑے صاف گو اور فطری انداز میں کہا تو سالار صاحب کو نعیم قریشی کی قسمت پر رشک آیا۔ ماڈرن سوسائٹی کا پروردہ نوجوان باپ کے معاملے میں اتنا حساس ہے۔ واصف آہستگی سے بائک کو اس کی مخصوص جگہ پر لے گیا اور پاؤں سے بائک کا سٹینڈ لگاتے ہوئے ماموں کی طرف دیکھا، جنہوں نے تکلفاً بھی زحمت نہیں کی تھی کہ دیکھ لینے کے باوجود مہمانوں سے اس کا تعارف کرا دیتے۔ مہمان تو بائک سوار نوجوان کو دیکھ کر یہی سمجھے ہوں کہ سالار صاحب کا کوئی ملازم وغیرہ ہوگا۔ سالار صاحب نعیم قریشی کو شانوں سے تھام کر اندر کی طرف بڑھے۔ واصف پر نظر پڑتے ہی وہ بدمزہ نہ ہوئے، وہ تو اس خیال سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ سارا نعیم کے ساتھ اس کے بیٹے انصر کو غیر متوقع دیکھ کر کس قدر حیران ہوں گی۔ یہ تو ان کے خیال میں دور دور تک نہیں ہوگا کہ امیدوار بھی منظر نامے کا حصہ ہوگا۔ انصر دونوں کی تقلید کر رہا تھا اور واصف بائک سے چابی نکالتے ہوئے مسلسل ان تینوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوچ میں تھا جیسے یاد کر رہا ہو کہ آنے والے مہمانوں کو اس سے قبل کہاں اور کب دیکھا تھا۔ سارا کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، وہ اپنے روم میں تھی کہ ماحول میں سالار صاحب کی آواز گونجی۔ سارا بھائی کہاں ہو؟ آ رہی ہوں، بس 1 منٹ، انہوں نے جلدی جلدی میچنگ ٹاپس کان میں ڈالتے ہوئے جواب دیا، جو ادھ کھلے دروازے سے نکل کر لازمی سالار صاحب کے کانوں سے ٹکرایا ہوگا۔ سالار صاحب کی آواز میں مسرت کی جو لہریں تھیں وہ سارا کے حواس کو خود بخود خوشگوار پیغام دے رہی تھیں۔ اس سے پیشتر کے سارا باہر نکلتی فری اپنے روم سے اسی بے ہنگم ہولیے میں بے ڈھب انداز میں چلتی باہر آ گئی تھی۔ پاپا آج تو آپ، بولتے بولتے وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ سامنے باپ کے ساتھ نعیم قریشی اور انصر کو دیکھ کر وقتی طور پر الجھی۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ گیسٹ ہیں۔ اسے بروقت معذرت کرنا سوچ گیا، جس کی امید اس کے والدین کو تو کم از کم نہیں ہوگی۔ سوری کیوں کر رہی ہو؟ سلام کرو بھائی، یہ تمہارے انکل US سے آئے ہیں اور یہ انصر ان کا بیٹا۔ انصر اور نعیم قریشی بڑی دلچسپی سے فری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم، باپ کی تاکید پر اس نے اجلت کے انداز میں فوراً سلام کر دیا تھا۔ عقب سے آتی سارا نے گویا سر پیٹ لیا، ساری توانائیاں یکلخت صفر ہو گئیں۔ وعلیکم السلام بیبی، ماشاء اللہ۔ نعیم قریشی نے ہاتھ بڑھا کر فری کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ فری نے لاشعوری طور پر انصر کی طرف دیکھا تھا، وہ دلچسپی سے اسی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ باپ نے غائبانہ تعارف بھی کرا دیا تھا اور مشن بھی بتا دیا تھا۔ فری زندگی میں پہلی بار شاید الجھن میں پڑی، انصر کی نگاہ میں ایسا کچھ خاص تھا جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آئیے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا، پھر کافی کے ساتھ گپ شپ۔ سارا کو فری کو ٹہلانے کی اجلت تھی، اچھی خاصی شرمندگی ہو رہی تھی۔ بغیر دوپٹے، بے تکی سی شرٹ، جینز، سارے بال سمیٹ کر سر کے اوپر بڑا سا کیچر۔ بھائی ہمیں بیبی سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ نعیم قریشی کا ذہن صرف اپنے ہدف پر مرتکز تھا۔ اوکے انکل، میں فریش ہو کر آپ کو جوائن کرتی ہوں۔ فری نے ماں کا چہرہ پڑھ لیا تھا، اسے اندازہ تھا کہ کچھ دیر بعد ایک زبردست کلاس لگے گی، اسی لیے حفظ مات قدم کے طور پر ماں کو ریلیکس کرنے کی شعوری کوشش کی۔
ओके प्लीज़। सालार साहब हाथ के इशारे से उन्हें आगे कदम बढ़ाने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि फरी का हुलिया देखकर उन्हें भी अच्छी खासी खिफ़्फ़त महसूस हो रही थी। फरी फ़ौरन ही अपने बेडरूम की तरफ चली गई थी और सारा की खफा खफा नज़रें उसका ताक़ुब कर रही थीं। क्या शानदार मामू है माँ, मामू हो तो ऐसा। वासिफ वॉशरूम का दरवाज़ा खोले हाथ मुँह धोने में मसरूफ़ था। शम्सा उसके धुले हुए कपड़े तय करके अंदर आई तो वासिफ ने आईने में उन्हें आता देखा तो शुरू हो गया, जैसे उसे माँ को बताने की बहुत जल्दी थी, वरना पेट दर्द का अंदेशा था। तुम तो इंटरव्यू के लिए गए थे, ये मामू कहाँ मिल गए तुम्हें? शम्सा ने झटके से वार्डरोब का पट खोलते हुए हैरान होकर पूछा। इंटरव्यू मामू ही ले रहे थे, यही तो बता रहा हूँ। वासिफ ने छपाक छपाक पानी मुंह पर मारते हुए जवाब दिया। बच्चों के पेरेंट्स से नहीं मिले? शम्सा ने धुले हुए तौलिए एहतियात से शेल्फ में लगाते लगाते रुक कर पूछा। वो भी सिंगल पेरेंट वाले बच्चे हैं, मेरी तरह। वासिफ स्टैंड पर लटके तौलिए को खींचकर बाहर आ गया और चेहरा खुश्क करने लगा। ओह, शम्सा ने एक नज़र देखने की ख्वाहिश दबाकर पेटे से नज़रें चुरा लीं। बच्चों की माँ शायद शरई पर्दा करती हैं, नामहरम के सामने नहीं आती, इसलिए बेचारे मामू मुझे भुगता रहे थे। शम्सा ने सोचते हुए हुकारा भरा। ये बताओ, काम बना या इंतज़ार का बहाना किया है? शम्सा ने बाकी के कपड़े शेल्फ में रख कर पट बंद कर दिया और मुड़कर वासिफ की तरफ देखा, जो एक अरसे के बाद घर में दाखिल होते ही तवानाई से भरपूर नज़र आ रहा था। घर में दाखिल होने और माँ को सलाम करने का अंदाज़ ही मामूल से हट कर था। वासिफ ने तौलिया कुर्सी की बैग पर लटकाकर शम्सा की तरफ देखकर चंद लम्हे कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर कंप्यूटर टेबल से एक लिफाफा उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। शम्सा ने उलझे उलझे अंदाज में लिफाफा उलट पलट कर देखा। 40,000? हैरत और खुशी का मिला जुला तासुर था। फ़िक्र ना करें माँ, एक दिन 40 करोड़ का भी दीदार कराऊंगा इंशाअल्लाह। शम्सा हक्का बक्का होकर वासिफ की शक्ल देखने लगी। अल्फाज ही ना सूझे। 40,000 से बात 40 करोड़ तक आ रही थी। सांप तो सूंघना ही था। ऐसे क्या देख रही हैं? 40 करोड़ इतने ज़्यादा भी नहीं होते, और जो 40 करोड़ कमाते हैं उनके सर पर क्या सींग होते हैं? आज मैं एक अरबपति से मिलकर आ रहा हूँ। वो ऐसे शानदार घर में ऐसे रहता है जैसे कच्ची आबादी की पतली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। माँ, कमाल बंदा देखा है। अब वासिफ दीवार गिर आईने के साथ खड़ा ब्रश से बाल संवार रहा था और शम्सा अभी तक लब बस्ता खड़ी देख रही थी। वो कितना बदला हुआ नज़र आ रहा था। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि बिलियनेयर के सर पर सींग नहीं होते। वासिफ ने उलझी उलझी शम्सा का आईने में जायज़ा लिया था। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आई। शम्सा ने एक मरतबा फिर लिफाफा उलट पलट कर देखा। मैं इंटरव्यू में पास हो गया, उन्होंने एडवांस भी दे दिया। वासिफ ब्रश को हथेली पर धीरे से ज़रब लगाता उनके करीब आया। मगर तुम तो 30,000 की बात कर रहे थे और बहुत खुश थे कि तुमने 30,000 फ़ीस तय की है और एडवांस मांगी है। उन्हें मैं बहुत पसंद आ गया हूँ। खुश होकर 40 दे दिए। अब यह लिफाफा आप मामू को पहुँचा दीजिए, बाकी के 20,000 अगले महीने। यकलख्त वासिफ के चेहरे के तासुरात बदल गए। चेहरे पर गहरी संजीदगी के साथ खफगी का हल्का सा तासुर भी था। शम्सा डर सी गई कि उससे खुलकर बात करें या नहीं, सारा के आने का बताएं या नहीं। मुबादा वो फिर अहले जिन्नात में से दिखाई पड़े। क्या सोच रही हैं माँ? मामू किस्तों में लेना पसंद नहीं करेंगे या उनको यकीन नहीं आएगा कि बाकी के मिलेंगे या नहीं? मैं जाकर बात कर लेता हूँ। उसने माँ को तजब्जब में देखकर लिफाफा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फ़ौरन ही खींच लिया। इस हरकत पर शम्सा ने ताज्जुब से देखा था। ओह, नीचे तो गेस्ट आए हुए हैं, आज तो मामू से कोई बात नहीं हो सकती। वो ब्रश अपनी जगह रखने की नीयत से पलट गया। गेस्ट? तुम्हें कैसे पता? तुम तो बाहर वाली एंट्रेंस से आए हो ना? मेरे साथ, मेरा मतलब है उसी वक्त मेहमान दाखिल हुए थे। कोई फैमिली है? शम्सा ने जाने क्यों पूछ लिया। नीचे मेहमान तो आते ही रहते थे, पता नहीं एक मामू के जैसे आदमी और एक बर्गर बॉय। कोई मोहतरमा तो नज़र नहीं आई। उसने कंधे उचकाए और शम्सा के हाथ से लिफाफा लेकर वापस टेबल पर रख दिया। तुमने मामू को और मेहमानों को सलाम किया था या यूं ही मुंह उठाकर ऊपर आ गए? शम्सा को अंदेशा हुआ कि कहीं उसने फिर कोई गुस्ताखी ना करती हो, क्योंकि चोरी के इल्ज़ाम को वो आखिरी सांस तक भूलने वाला नहीं था, और ना वो खुद ये इल्ज़ाम ज़ख़म नहीं था, घाव जो मुआवजा ही भर सकता था। यूं ही मुंह उठाकर ऊपर आ गया। मुंह मेरा है, मुझे ही उठाना है। अब जल्दी से कुछ खाने को दें। आज इतने काम थे कि बाइक 200 किलोमीटर चली होगी। साइलेंसर तो इतना गर्म होगा कि आप उस पर खाना गर्म कर सकती हैं। उसे दर हकीकत शदीद भूख लग रही थी, इसी वजह से उसने शावर लेने के बजाय हाथ मुंह धोने पर इक्तफ़ा किया था। मैं खाना निकाल रही हूँ, आ जाओ। शम्सा बहुत से सवाल आइंदा पर उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। सारा को बेचैनी हो रही थी कि फरी आखिर क्या कर रही है। ऐसी क्या तैयारी करने बैठ गई कि सब खाने की मेज़ के इर्द गिर्द बैठ के और वो अभी फ्रेश हो रही थी। यार बिस्मिल्लाह करो। सालार साहब ने सालन का डोंगा नईम कुरैशी के सामने किया।
بیبی کو تو بلاؤ یار، ممبرز پورے ہوں گے تو کھانا کھائیں گے، نعیم قریشی نے لطیف انداز میں کہا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ انصر کا رخ اس طرف تھا جس طرف سے فری نے نمودار ہونا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلتے دکھائی دیے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے جو فری کے امیدوار ہیں وہ کوئی مطلب کچھ فیک یا کچھ فراڈ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک جملہ تھا جو واصف سوچ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو جانتا ہے یا نہیں، یا ان لوگوں کو کہاں دیکھا ہے، اس ایک جملے نے مجھے جو ہے تھوڑا سا ٹھٹکا دیا ہے، کچھ کھٹک رہا ہے مجھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ایک ایسے ہی گٹ فیلنگ ہے، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔